वेलकम टू बी टेक्निकल। तो जैसे कि आपको पता है अभी बिहार में इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शन सर पे है। अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन का सब कुछ चल रहा है। तो उसके अंतर्गत अभी बीपीएससी वैकेंसी पे वैकेंसी निकाले जा रही है। जितने भी वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं उसके तुरंत एडवर्टीज़मेंट निकाल के उसको शेड्यूल कर दे रहा है और एग्ज़ाम भी टाइम पे ले रही है। तो अभी इलेक्शन को देखते हुए ये सारी चीज़ें जो है टाइम से चल रही है। तो इसी कड़ी में एक और वैकेंसी आई है। ये है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ये पोस्ट है। एचओडी शॉर्ट में बोलते हैं एचओडी। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष के कुल 218 पोस्ट हैं। कितने? कुल 218 पोस्ट हैं। उनके लिए सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार बीपीएससी निकाल लिए तो भारतीय उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। उनकी वैकेंसी डिटेल यहाँ पे एक टेबल में दी हुई है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जैसे कि यांत्रिक अभियंत्रण, आपको पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। तो इसमें एडवर्टीज़मेंट नंबर है 91/2025 और इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अनारक्षित है, फिर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है यानी ईडब्ल्यूएस है। तो उनमें आपको पता है कि बीपीएससी 35% जो है वो महिला आरक्षण देती है। हर उसमें प्रावधान है। इसमें 35 जितने भी टोटल सीट होगी उसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, रिजर्व। तो इसमें अगर आप कोटिवर देखें तो अनारक्षित सीट में टोटल 11 है जिसमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो उसी हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति सबके जो भी टोटल सीट है उसमें से 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये कुल सीट जो होती है वो निकल के 33 कुल 33 पोस्ट निकल के आती है जिसमें से 7 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसमें? यांत्रिकी अभियंत्रण विभाग में। ठीक है। और इसमें जो फिजिकली चैलेंज यानी दिव्यांग हेतु जो आरक्षित सीट है वो 4% दिया गया है। और यहाँ पे आप देख लेंगे डिफरेंट मतलब किस तरह का फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो यहाँ पे आपका कोड दिया हुआ है। मतलब विजुअल है, किस टाइप की डिसेबिलिटी है ना, मूक है, बधिर है, उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। तो जिसमें आपका ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर OH और MD में देखें तो 0 सीट है, सिर्फ VI में 1 और DD में 1 सीट है। इसी हिसाब से दूसरा जो डिपार्टमेंट हुआ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इसके जो विज्ञापन संख्या वो 92/2025 है। इसकी भी कुल 43 पोस्ट है और 14 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 1 पोस्ट जो है वो अच्छा यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये मैं अभी बताना भूल गया, स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते होते हैं उनके लिए 2% आरक्षण होता है। तो एक सीट इसमें आपको ये दोनों विभाग में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप सारे देख सकते हैं। विद्युत अभियंत्रण है 93/2025, उसके 42 सीट्स हैं, 13 आरक्षित है। सिमिलरली आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 45 सीट हैं, 15 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1 सीट आपका जो है वो स्वतंत्रता सेनानी में है 2% और 2 सीट फिर आपका ये फिजिकली हैंडीकैप्ड में, यहाँ भी 2 सीट फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आरक्षित है। अगला जो डिपार्टमेंट वो इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण है। इनका 95/2025, इसमें कुल 39 पोस्ट हैं, 11 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरह से वस्त्र अभियंत्रण है, फायर टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल अभियंत्रण है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, माइनिंग इंजीनियरिंग है। इसके बाद आपका फैशन एंड कैथोलिक टेक्नोलॉजी, रसायन अभियंत्रण, सेरामिक्स, अर्सेनिक रूरल अभियंत्रण में है और फूड प्रोसेसिंग रिजर्वेशन में है। ठीक है। और 2 और बच गए। एक कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इसका 106 है एडवर्टीजमेंट नंबर और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जिसका 107 है एडवर्टीजमेंट नंबर। सो टोटल 218 पोस्ट निकल के आती है सब जोड़ेंगे तो, जिसमें से 60 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें से 5 स्वतंत्रता सेनानी के निकल के आते हैं टोटल और 10 जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड के लिए आरक्षित हैं। ठीक है।
तो इनके जो वेतनमान है वो 13A यानी 13A है। चूँकि ये विभागाध्यक्ष है तो पोस्ट इनके बड़े हैं, 13A लेवल है, तो ऑब्वियसली बात है इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हायर रहेगा। और इनके जो वेतन है वो लगभग 1,31,400 रुपये हैं। ठीक है, प्रवेश वेतन जब आप ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपका शैक्षणिक अर्हता और अनुभव की जानकारी दी गई है कि जैसे कि यांत्रिकी विभाग के हिसाब से, यांत्रिकी है, कंप्यूटर साइंस है, सब में, तो आपको क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि मिनिमम PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट क्लास बैचलर और मास्टर लेवल इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है PhD अनिवार्य है, ठीक है, अथवा उसके अलावा यांत्रिक अभियंत्रण शाखा में स्नातक तथा निष्णात डिग्री, ठीक है, इंग्लिश में देखें तो बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये अथवा करके लिखा हुआ है कि या तो आपकी PhD है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और फर्स्ट क्लास है बैचलर में, नहीं तो मास्टर में, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इसके अलावा या तो बैचलर है मास्टर डिग्री, बैचलर एंड मास्टर डिग्री यानी M.Tech कर रखा आपने और बैचलर है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो ये यांत्रिक अभियंत्रण का ये है मिनिमम अर्हता, ठीक है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके साथ साथ आपको अनुभव है, इसलिए अथवा दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुभव में देखिए क्या है, शिक्षण शोध उद्योग में न्यूनतम 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम 2 वर्ष का अनुभव व्याख्याता चयन ग्रेड 1 के स्तर पर PhD के पश्चात का हो। मतलब PhD होने के बाद एटलीस्ट 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। ठीक है, मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्री, किसी में भी हो आपका, टीचिंग में है, रिसर्च में है या इंडस्ट्री में है, आउट ऑफ विच 2 ईयर्स जो है वो PhD के बाद का है, ये अनुभव है। और यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि नोट 1 में अगर देखें तो 12 वर्ष के अंतर्गत शेष 10 वर्षों का शिक्षण शोध उद्योग में वेतन स्तर 9A से लेकर वेतन स्तर 11 तक के पद का अनुभव मान्य होगा। और दूसरा जो नोट है वो कह रहा है कि शोध उद्योग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव स्तर और 12 के पद का अनुमान्य है। इसके अलावा अथवा विथ मिनिमम 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, रिसर्च एंड इंडस्ट्री, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर्स शैल बी एट द लेवल ऑफ लेक्चरार। ठीक है, सिलेक्शन ग्रेड 3 का, यानी या तो 15 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए, जिसमें से 3 वर्ष जो है वो आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर, कम से कम 3 वर्ष जो है शैल बी एट द लेवल ऑफ लेक्चरर, सिलेक्शन ग्रेड 3 के उसमें होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये 2 जो है वो अनुभव से रिलेटेड है और ये कॉमन है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका कॉमन मिलेगा सारे के लिए। बाकी आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके हिसाब से आपकी ये PhD और B.Tech M.Tech होना चाहिए। अगर B.Tech M.Tech है तो उसके लिए कह रहा है कि आपका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपका PhD है तो 12 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जिसमें से 2 साल जो है वो PhD कंप्लीट होने के बाद का मिनिमम रहना चाहिए एक्सपीरियंस, और M.Tech का जो है वो 3 साल का एज ए लेक्चरार ग्रेड 3 में। ठीक है, तो टोटल 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर का, विद्युत में मतलब इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए M.Tech, और जो भी आपका PhD और बैचलर डिग्री मांग रहा है। सिमिलरली फॉर सिविल इंजीनियरिंग, सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, ठीक है, वस्त्र मीन्स टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है। सिमिलरली फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, then printings technology, mining engineering, fashion, okay, and this experience is common for all। ठीक है, ये सब के लिए दिया हुआ है, इसलिए इसको कॉमन कर दिया गया है। सिमिलरली फॉर सिरामिक्स, देन असैनिक रूरल अभियंत्रण, देन प्रोसीडिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन, देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे एक नोट दी हुई है, ये नोट को आप पढ़ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि शैक्षणिक अर्हता में किसी तरह की भिन्नता मिल रहा है तो उसमें जो अंग्रेजी में लिखी होगी वो मान्य होगा। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के विषय के लिए डिस्टेंस मोड ये सब जो है वो मान्य नहीं होगा डिस्टेंस मोड से। AICTE से प्राप्त संस्थानों के मानक एवं विज्ञान विषय के डिस्टेंस मोड ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य होगा, AICTE से जो अप्रूव्ड है। ठीक है, तो ये आप पूरा इसका जो नोट्स हैं वो आप ज़रूर देखेंगे, उसमें नियम
दिया हुआ है कि कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है, सारे क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे उम्र सीमा इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है ये 13A ग्रेड का है, तो उम्र इसमें ज़्यादा होगा। तो मिनिमम उम्र जो है न्यूनतम न्यूनतम 33 वर्ष है, और अधिकतम उम्र जो है वो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक की न्यूनतम 33 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा नहीं है, सॉरी, अधिकतम उम्र सीमा जो है वो नहीं है, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है, ठीक है, कि 65 वर्ष आपका नहीं हुआ हो, 65 से कम हो, और अधिकतम कोई उम्र नहीं है, न्यूनतम 33 ईयर्स आपका है। चयन का जो प्रक्रिया है वो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि कुल वेटेज 100 मार्क्स का है, ठीक है। उसमें से अगर वेटेज की बात करें तो एकेडमिक बैकग्राउंड यानी वेटेज 20%, एकेडमिक का 20% वेटेज है। इवोल्यूशन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिसर्च परफॉर्मेंस, डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल, इसका वेटेज 60 परसेंटेज नहीं, मतलब कुल 100 है तो उसमें से 20 इनके हैं 20 मार्क्स, 60 मार्क्स इवोल्यूशन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस का है, रिसर्च परफॉर्मेंस एंड डोमेन नॉलेज ये सब का है, ठीक है। और जो 20 मार्क्स है वो इंटरव्यू का वेटेज है, ठीक है। तो टोटल 20 + 20 40 एंड 60 100 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो अब इसका वेटेज यहाँ पे जो एकेडमिक है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है कि 10% मैक्सिमम परसेंटेज जो होगा वो एमटेक, एमई, एमएससी, एमए के लिए होगा, ठीक है। और मैक्सिमम 10, ठीक है, 10% मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 5 यानी 5% ऑफ परसेंटेज मार्क्स बी बीटेक, बीएससी बैचलर डिग्री जो होगा उसका 5%, मास्टर डिग्री का 10%, पीएचडी का 5, तो टोटल 10 + 5 + 5 यानी 20 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे, तो 20% हो गया ये। नेक्स्ट आपका जो ये इवोल्यूशन वाला होगा इसमें अलग अलग करके दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप कोई शोध पुस्तक प्रकाशन, इनका वेटेज अधिकतम 20 है, ठीक है, मतलब रिसर्च बुक है, कोई पब्लिकेशन है, तो वेटेज 20 मार्क्स है, और उसका यहाँ पे नोट दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। जैसे कि मान लीजिए रेफर्ड जर्नल 3 पर पब्लिकेशन के 3 मार्क्स होंगे, ठीक है। नॉन रेफर्ड बट रिकॉग्नाइज एंड रिप्यूटेड जर्नल एंड पीरियोडिकल्स विथ ISBN नंबर, उसका है 2 मार्क्स पर पब्लिकेशन, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। टेक्स्ट रेफरेंस बुक पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल पब्लिशिंग विथ ISBN नंबर एंड एस्टेब्लिश पीर रिव्यू सिस्टम बाय सोल अथॉरिटी। 5 चैप्टर इन एडिटेड बुक 1 चैप्टर, ठीक है, एडिटेड बुक का 1 और 1 पर चैप्टर, और अगर सोल ऑथर है तो 5 पर चैप्टर, 1 चैप्टर का 5। तो इस तरह से सारे दिया हुआ है इसका बाइफर्केशन कि कैसे मार्क्स जोड़ेंगे इनके, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर एक बार देख लीजिए। इसके अलावा जो बी पार्ट है, ए में आपका वो हो गया, बी पार्ट में कि अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस कर रखे हैं, सेमिनार परसेंटेज, तो उनका मैक्सिमम वेटेज 10 है, यानी इन सब का वेटेज था 20 और इनका वेटेज है 10, तो 20 और 10 30 हो गए। इसके बाद आपने कोई स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट कर रखा तो उसका 20 मैक्सिमम वेटेज है, तो आपका हो गया टोटल 50 मार्क्स हो गया। और 10 जो वेटेज है वो है कि रिफ्रेश कोर्स, मेथोडोलॉजी, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, टीचिंग, लर्निंग, एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनका वेटेज है 10 मार्क्स इनका है। तो ये भी एक क्राइटेरिया। तो टोटल मिला के इस वाले पोर्शन का जो है वो 60% का वेटेज है, तो 60 इधर, 20 इधर और 20 आपका इधर है, तो टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए। इसके अलावा इसमें भी नोट दिया हुआ है कि एकीकृत एमटेक निष्ठान उत्तीर्ण डिग्रीधारी उम्मीदवार के इंटीग्रेटेड कोर्स से प्राप्त एमटेक निष्णात डिग्री में प्राप्त अंक के प्रतिशत का 15% वेटेज अधिकतम 15 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपने इंटीग्रेटेड वो कर रखा है एमटेक, तो उसमें से 10 और 5% बी का, तो टोटल 15% में यानी 15 मार्क्स में आपका ये होगा जो काउंटिंग होगा, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन।
इसके बाद दिया गया कि अगर आपके उसमें सीजीपीए वगैरह है तो आपके उस सत्र के हिसाब से जो भी सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के रूल्स हैं वो आपको उसके हिसाब से कन्वर्ट करके अंक मिलेगा, वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी फार्मूला दिया होगा सीजीपीए टू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के। साक्षात्कार हेतु दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन के सभी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो ये सारे नोट्स हैं, ये आप ज़रूर देखें एक बार। साक्षात्कार के लिए जो आमंत्रित किए जाएंगे उम्मीदवार, उनकी संख्या जितनी भी रिक्त पद है उनके 5 गुना होगी। ठीक है, 5 टाइम्स, 5 इंटू टोटल कितने थे 218, तो उतने टाइम्स साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 6 में देखेंगे तो अगेन ये आरक्षण से रिलेटेड है। जो भी आरक्षण कोटा होगा उनके रिलेटेड जो भी पत्र जमा करने होंगे, मीन्स जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा उनका विवरण इसमें मिल जाएगा आपको, तो ये आपके ज़रूर देखें। तो अस्थाई निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगते हैं अगर आप महिला हैं। इवन आप यूआर कैटेगरी में आते हैं लेकिन महिला हैं तो आपको ये दिया जाएगा, चूँकि जो मूल निवासी हैं उनको ही 35% आरक्षण दिया जाता है। यहाँ पे एज इट इज़ जो कैटेगरी का कोड है वो मेंशन किया गया है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार आप ज़रूर देखें। ये उन्हीं से रिलेटेड है कि मूल निवासी को ही दिया जाएगा। ये 9/7/2025 को ये नोटिफिकेशन निकला था, पहले ऐसा नहीं था, इसलिए अदर स्टेट के लोग भी जो लेडीज़ रिजर्वेशन है उसमें एप्लीकेबल हो जाते थे और बहुत सारे सीट लेके चले जाते थे। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। ठीक है, अगेन ये सारे पॉइंट्स आप उसमें से देख लीजिए। जो अंतिम तिथि इनकी निर्धारित की गई है वो 30 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है। आज 6 तारीख है, तो ऑनलाइन पोर्टल ऑलरेडी ओपन है, आप इसमें जाके एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो 30/9 को ये पोर्टल बंद हो जाएगी। जो भी वांछित प्रमाण पत्र है वो आपको पोर्टल पे अपलोड करना है और सभी प्रमाण पत्र आपको जब इंटरव्यू और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय प्रस्तुत करने हैं। आपको कोई भी चीज़ें भेजना नहीं है डाक के थ्रू। तो यहाँ पे वो दिया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी। ठीक है, आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी के सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मूल प्रत्या सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब सारे दिया हुआ है कि जब आप सीजीपीए से कन्वर्ट करने के वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो जो लगेंगे आप एक बार इसको ज़रूर देखिए। इसके बाद आते हैं शुल्क पे। तो शुल्क जैसे कि मैं आपको एक प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि पहले ये 750 रुपये लेते थे, अभी इनको घटा के 100 रुपये मात्र कर दिया गया है शुल्क। ठीक है, ये सारे एग्जामिनेशन स्टंट हैं। अगर 100 रुपये करना था तो पहले से कर देते, इतना दिन तक तो वो किया हुआ था। अभी इलेक्शन होने हैं तो ये सारे इलेक्शन का स्टंट है, तो उसको घटा के 100 रुपये कर दिया गया है। इसमें आपको जो अतिरिक्त शुल्क लगते हैं जो टैक्स वगैरह, तो वो जोड़ के आपको पे करना होता है। तो एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये है। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट नहीं हो पाता है, मतलब आधार कार्ड से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, तो बायोमेट्रिक फ़ीस के लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 2 सितंबर से है और लास्ट डेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 30 सितंबर 2025 तक है। ठीक है, इसमें भी आपका जो है वो कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे अगेन प्रक्रिया ये ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। देन इंस्ट्रक्शन फॉर डिजी लॉकर में आपका अकाउंट है तो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट वहाँ से मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोफाइल क्रिएशन, आपका प्रोफाइल कैसे क्रिएट होगा उसके 6 स्टेप हैं, उस सारे स्टेप्स का यहाँ विवरण दिया हुआ है, आप ज़रूर इसको देखें। और जो लास्ट है कि आपको इस पार्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैसे आप एप्लीकेशन फाइंड करेंगे, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और इस तरह से आप इसको फाइल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।